नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए चला रहे हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को, क्योंकि हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, तो चौथा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। और देखिए, पीडीएफ मिल जाता है यहाँ पर हम टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर कुल मिलाकर स्टेटमेंट है 3 और इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखिए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है फंक्शन डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट। तो देखिए, जैसे ही ऐसा टर्म आए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अस्थिर हो जाना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि क्या प्रेसिडेंट के डायरेक्टली जो है अंडर काम करता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट? नहीं, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर। तो इसको ध्यान देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर जो है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट काम करता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का जो है यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि आईएएस का सबसे जो पोस्ट बड़ा है वह है कैबिनेट सेक्रेटरी। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी है। और क्या होता है? तो आल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। तो यानी कि सिविल सर्विस बोर्ड का कैबिनेट सेक्रेटरी जो है एक्स ऑफिशियो, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना, चेयरमैन होता है। तो देखिए, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया। तो अब देखिए, बिजनेस एलोकेटेड टू द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, तो ये एक रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, ध्यान दीजिएगा, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 का है। ध्यान दीजिएगा कि द बिजनेस एलोकेटेड टू द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल 1961। तो देखिए, यहां पर गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, तीसरा सही हो गया। उसके देखिए, वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं किसको? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो दूसरा भी सही है, यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें तो इसका आंसर है बी। 2 और 3 ओनली सही है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है यहां पर जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है 3 और यहां पर भी करेक्ट उत्तर ही आपको बताना है। किसके रेस्पेक्ट में? तो प्रेसिडेंट के रेस्पेक्ट में, यानी कि विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है? जी हाँ, सही है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इनका महाभियोग के बारे में बताया गया, और इसके अलावा भी इसके बारे में जिक्र किया गया है कि तहत राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन में उनके द्वारा किए जाने या का तात्पर्य किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति, ध्यान रखिएगा, किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, यानी कि नॉट आंसरेबल टू द एनी कोर्ट, बशर्ते कि राष्ट्रपति के जो आचरण की समीक्षा, आरोप की जांच के लिए संसद के सदन द्वारा किसी नियुक्त, नामित या न्यायालय, न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा की जा सके। तो देखिए, पहला जो है स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। उसके देखिए, अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त होंगे। तो इसको देखिए, थोड़ा सा पढ़िए। देखिए, ड्यूरिंग हिज टेन्योर प्रेसिडेंट इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग फ्रॉम हिज पर्सनल एक्ट। तो देखिए, बिल्कुल सही है, जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं तो उनके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं शुरू की जा सकती है। जी हाँ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं शुरू की जा सकती है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, उसके बाद ड्यूरिंग हिज टेन्योर सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन द सर्टेन केसेस। जी हाँ, इसमें करना क्या पड़ता है कि इनमें जो है आपको
2 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। जी हाँ, 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को कि उनके विरुद्ध जो है सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। तो इस तरह से तो ये तो सही है, यानी कि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑल 3 आर करेक्ट। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इसमें जो है आपको स्टेटमेंट है आइडेंटिटीज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए कलेक्टिव आइडेंटिटी टू द पीपल व्हेन दे आर एग्री टू द बेसिक नॉर्म। इसका मतलब क्या है कि संविधान लोगों को एक सामूहिक पहचान प्रदान करता है। क्या संविधान ऐसा करता है, सामूहिक पहचान प्रदान करता है? जी हाँ, जब ये बुनियादी मानदंडों से सहमत होते हैं, यानी कि व्हेन दे एग्री टू द बेसिक नॉर्म्स, तभी जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो है नॉर्म्स प्रोवाइड ए पॉलिटिकल आइडेंटिटी बट नॉट ए मोरल वन। तो क्या ये नैतिक पहचान नहीं करवाती है हमारे संविधान? जी हाँ, संवैधानिक मानदंड एक राजनीतिक पहचान प्रदान करती है और साथ ही साथ नैतिक पहचान भी प्रदान करती है। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट हो चुका है गलत, क्योंकि मोरल वन भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो देखिए इसका उत्तर है सिर्फ एक, यानी कि 1 ओनली आर द करेक्ट। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ द प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल एज ए फंडामेंटल राइट। यानी कि यहां ध्यान दीजिएगा कि फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू ए पर्सन डिटेन अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो देखिए जैसे ही फंडामेंटल राइट आए, आपको 12 से 35 अनुच्छेद का आपको याद रखना है, और ये भाग 3 में है और यूएसए के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल राइट। इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। इसी में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन टू ए पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। जी हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, यानी कि अरेस्ट होता है या फिर डिटेंड होता है, तो उसके कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं। तो उस फंडामेंटल राइट उसके क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब देखिए ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू ए डिटेनू इवन इफ इट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो देखिए इस स्टेटमेंट को यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक बताना तो होता है, जो हिरासत में लिए गए हैं उनको बताना जरूरी होता है, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो बताना अनिवार्य नहीं है। यहाँ से हो गया गलत। तो लिखा है ना कि इफ इट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, तो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो बताना अनिवार्य नहीं है, तो ये हो चुका है गलत। उसके देखिए डिटेनू मस्ट बी रिलीज। अब देखिए इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, मस्ट बी रिलीज आफ्टर द 24 आवर अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइज फर्दर डिटेंशन। तो क्या ये रिलीज करना अनिवार्य है? तो यहाँ पर नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्डिनरी लॉ में अगर डिटेन हुआ है तो इसको छोड़ना 24 घंटे में अनिवार्य है, जब तक मजिस्ट्रेट जो है फर्दर जो है डिटेंशन प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन अगर इन केस ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत गिरफ्तार हुआ है तो छोड़ना अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ छोड़ना अनिवार्य नहीं है, यानी कि नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये गलत है, मस्ट भी नहीं, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी लॉ में अगर गिरफ्तार हुआ है तो छोड़ना अनिवार्य है, तो ये गलत है। उसके देखिए डिटेनू मस्ट बी ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। यानी कि निरोध वाले व्यक्ति को अधिकार है कि निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करें। तो इस तरह से इसको ध्यान दीजिएगा कि ओनली 1 यहाँ पर सही है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत आदेश के खिलाफ अभ्यवेदन करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। तो केवल एक यहाँ पर सही है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो बस आपका काम बचता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।